हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कहाँ पे मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। आर्टिकल्स की बात करें तो फ्रॉम 12 टू 35 जो आर्टिकल्स है वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके फीचर्स। राइट, लास्ट हमने डिस्कस करा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है एट प्रेजेंट कितने टाइप के हैं, 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स है। तो उसमें से कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, और कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है। तो ये 3 चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। राइट, तो नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के? तो सबसे पहला फीचर क्या है कि सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं, बल्कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो सभी के लिए ही अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन है या फिर फॉरेनर है या फिर कोई लीगल पर्सन है, लाइक कोई कॉरपोरेशन है या फिर कोई कंपनी है, सभी के लिए अवेलेबल है। तो सिटीजन्स के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, और सभी के लिए लाइक सिटीजन्स हो गया, फॉरेनर हो गया, कोई कॉरपोरेशन है या कंपनी है, तो उनके लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है वो हम फीचर्स के बाद डिटेल में लिस्ट देखेंगे इसकी। राइट, सेकंड क्या है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मींस कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है, कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई है। फॉर एग्जांपल, राइट टू स्पीच दे रखा है, राइट टू स्पीच हमें दे रखा है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। लेकिन राइट टू स्पीच के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास राइट टू स्पीच है, लेकिन राइट टू स्पीच में हम कोई वायलेंट स्पीच नहीं दे सकते, कोई वायलेंट स्पीच हम डिलीवर नहीं कर सकते, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हम बोल सकते। राइट, किसी कोई भी ऐसा पर्सन है उस पर्सन को हम डिफेम नहीं कर सकते अंडर राइट टू स्पीच। तो राइट टू स्पीच तो है लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे की राइट टू जो स्पीच है उसको भी तो हमें प्रोटेक्ट करना है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, राइट, किसी की डिग्निटी को हार्म कर रहे हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या किसी को डिफेम कर रहे हैं। तो राइट टू स्पीच में लिमिटेशंस क्या है कि आप जो चाहो अपने व्यू पॉइंट्स, सरकार जो है, कोई गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, तो उसके लिए आप जो व्यू पॉइंट्स देने चाहो, पॉजिटिव नेगेटिव आप दे सकते हो, लेकिन आप किसी भी पर्सन को डिफेम नहीं कर सकते। राइट, तो ये आता है नॉट एब्सोल्यूट के अंदर। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मींस कि जो फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स और सोसाइटी के राइट्स दोनों को बैलेंस किया गया है। इंडिविजुअल के राइट्स को भी ध्यान में रखा गया है और सोसाइटी के राइट्स को भी। अगर एक के पास राइट टू लाइफ है, इट डजंट मीन कि वो दूसरे लोगों को मार देगा। राइट, तो सोसाइटी के राइट्स और इंडिविजुअल के राइट्स दोनों को बैलेंस करके फंडामेंटल राइट्स जो है वो बनाए गए हैं। थर्ड क्या है, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल है। राइट, कल को स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा अपने जो सिटीजन्स है उनके लिए कोई भी जो क्रूअल टाइप का जो लॉ होता है वो कोई नहीं बना सकती।
राइट, क्योंकि सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि आप ये जो है किसी का राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स आकर हमें प्रोटेक्ट करेंगे अगर कल को कोई स्टेट उनके अगेंस्ट कोई लॉ कानून बनाता है तो, राइट। तो सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि आप किसी भी होटल में जा रहे हो, किसी शॉप पे जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हो, तो किसी भी पब्लिक प्लेस पे आपके साथ किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। तो प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स जो है अवेलेबल है। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स कि उन पे लिमिटेशंस है ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव नेचर के हैं। पॉजिटिव नेचर मीन्स कि वो हमें प्रिविलेजेस दे रहे हैं। नेगेटिव करैक्टर में आप एग्जाम्पल ले सकते हो सेम वही राइट टू स्पीच की, राइट। राइट टू स्पीच की आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पे राइट टू स्पीच दिया हुआ है लेकिन उसमें लिमिटेशंस भी है, राइट। तो नेगेटिव करैक्टर का हो गया। पॉजिटिव करैक्टर में क्या है कि हमें प्रिविलेजेस दे रखे हैं। प्रिविलेजेस कैसे कि आर्टिकल 21A हो गया राइट टू एजुकेशन, तो हमें प्रिविलेज दे रहा है वो आर्टिकल, तो वो क्या है? पॉजिटिव नेचर का है। तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि इनकी इन्फोर्समेंट के लिए हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड कर रहा है, सिटीजन्स को ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स दे रहा है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसका एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। उसको किसी लोअर कोर्ट में अपील या हाई कोर्ट में अपील देने की जरूरत भी नहीं है। एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अंडर आर्टिकल 32, राइट। नेक्स्ट है दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। जो फंडामेंटल राइट्स है वो परमानेंट भी नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स को जो पार्लियामेंट है चाहे तो वो रिपील भी कर सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस होंगे ना वो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही होंगे अंडर आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो सकते हैं। किसी ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू, जैसे सिटीजनशिप में हमने देखा था, तो ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और शर्त है कि फंडामेंटल राइट्स में अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, जब नेशनल इमरजेंसी है तो उस टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सस्पेंड हो सकते हैं। कुछ क्या, सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी वाले चैप्टर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे फीचर्स में कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है एक्सेप्ट 2021। फर्दर जो 6 राइट्स हमें दे रखे हैं अंडर आर्टिकल 19, ये भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे। एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है जब किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर की सिचुएशन है, इंडिया की किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फ्रीडम राइट्स हमें दे रखे हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी होती है आर्म्ड रेबेलियन जो होता है किसी स्टेट में या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में इंडिया में, तो वहां पे कोई आर्म्ड रेबेलियन चल रहा है या पूरे इंडिया में आर्म्ड रेबेलियन चल रहा है, कोई राइट्स वगैरह चल रहे हैं किसी बात को लेकर, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते।
तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड होते हैं, इंटरनल के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते ऑटोमेटिकली, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस फोर्सेस है या कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, राइट। पार्लियामेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन अब देखो, कल को कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, इंडिया की किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रही है, तो वहां पे जो आर्म्ड फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस फोर्सेस या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आकर ये बात नहीं बोल सकती कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उस टाइम पे उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कुछ स्पेशल सर्विसेज में, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। ये क्या कहता है? देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। अब मार्शल लॉ किसी एरिया में चल रहा है, मार्शल लॉ क्या होता है? मिलिट्री रूल, राइट। किसी एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं कर रही तो वहां पे मिलिट्री रूल लगा दिया जाता है। अब कहीं पे मिलिट्री रूल इम्पोज किया हुआ है तो वहां पे अंडर अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है तो ऑर्डर जो है उसको इशू किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो मिलिट्री होती है उसको कुछ जो है डिफरेंट, जो जैसे इमरजेंसी जैसी कोई कंडीशन हो गई तो वहां पे जो आर्मी है उनको कुछ स्पेशल जो है ऑर्डर्स दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल पावर्स बोलो या ऑर्डर्स बोलो, वो दिए जाते हैं, राइट। क्योंकि जो इमरजेंसी की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आर्मी है वो जो चाहे कर सकती, जो चाहे तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन जो भी उनको ऑर्डर दिया जाता है सरकार के द्वारा वो ऑर्डर को फॉलो कर सकती है। तो वहां पे जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है वायलेट हो सकते हैं मिलिट्री रूल के केस में, राइट। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 35। क्या कहता है? अब मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको फोर्स में लाने के लिए लॉ बनाया जाता है, राइट, कानून बनाना पड़ता है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स को फोर्स करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स जो लॉज बनाए जाते हैं, वो लॉज बनाने की पावर किसको दी हुई है? वो लॉज बनाने की पावर दी गई है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर उनको इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई लॉ बनाना है तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं दी हुई। स्टेट लेजिस्लेचर को पावर क्यों नहीं दी? सो दैट कि थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा सके। ऐसे ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्सिएबल है, दूसरे पार्ट में इन्फोर्सिएबल ही नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए लॉ बनाने की। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होंगे तो पूरी कंट्री में सभी लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आर्टिकल 15। 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इसमें आ जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, ये जो राइट्स है फॉरेनर्स को क्यों दिए जाएंगे भाई? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती है वो तो हम अपने लोगों को देंगे ना, कोई फॉरेनर को थोड़ा कल को आकर हम IAS बना देंगे, राइट। तो ये जो राइट्स है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम लाइक स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। अगेन अब यहाँ पे किसी को बिजनेस करने का अधिकार या रेजिडेंस का अधिकार या कहीं भी इंडिया में इधर उधर जाने का अधिकार हम फॉरेनर्स को ऐसे ही तो नहीं दे देंगे ना कि कोई भी आए इंडिया में कहीं भी घूमता रहे, कहीं भी जाकर सेटल हो जाए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही ये राइट्स तो हम देंगे, राइट। तो आर्टिकल 15, 16, 19 के बाद आता है 29 एंड 30। 29, 30 जो है ये माइनॉरिटीज के साथ डील करता है। 29 में आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, और 30 में आ जाता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
तो कौन कौन से आर्टिकल्स है सिटीजन्स के लिए? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, उसके बाद सीधा 29 एंड 30। तो ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बाकी के आर्टिकल्स जो है वो सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 20 हो गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो 14, 20, उसके बाद फिर 20 के बाद साथ में चलता है, एक सीक्वेंस आ जाता है 28 तक। 20, 21, 21A आ गया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 22 आ गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 23 आ गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। 24 आ गया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 25 आ गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। 26 आ गया, 27 एंड 28। अब ये जो इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, राइट।